हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और ये अपनी ऑप्टिक्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो था वो कल कंप्लीट हो गया था। आज अपना दूसरा दिन है और उसी ऑप्टिक्स चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को ज़रूर देख ले और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट है, यहाँ से अपने कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिक बातें करी थी कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लाइट किस टाइप की अपने पास होती है, कि लाइट की कैसी नेचर है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, पहले अपने उसकी बात करी थी। और उसके बाद मिरर के ऊपर आ गए थे कि प्लेन मिरर कैसा होता है और उसके बाद स्फेरिकल मिरर की बातें अपनी चल रही थी। तो पिछली क्लास में आपने सिर्फ कनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेज बनती थी ये सारे केस आपने पिछली क्लास में देखे थे और उन सभी का ओवरव्यू भी आपके सामने है कि जब ऑब्जेक्ट आपका किस जगह पर हो तो इमेज आपकी कहाँ पर बनेगी। ये सारी बातें अपने वन बाय वन करके डिस्कस कर चुके हैं और उसी की समरी आपके सामने है। और इन सभी केस में आपने देखा था कि कनकेव मिरर के अंदर जितनी भी इमेज बनती थी सारे केस के अंदर इमेज आपकी रियल बना करती थी। सिर्फ एक लास्ट केस, सिक्स्थ केस ऐसा होगा जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में था और तब आपकी इमेज जो थी वो वर्चुअल बना करती थी। और बाकी सभी केस में कनकेव मिरर के अंदर आपने देखा कि इमेज हमेशा रियल बना करती है। तो ठीक है, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इसके अंदर किसी को डाउट हो तो एक बार उस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए और उसके बाद अपने शुरू करते हैं आप नेक्स्ट क्लास को। चलो, अब अपने पास है कन्वेक्स मिरर के साथ इमेज कैसी बनेगी। कन्वेक्स मिरर और पहले कनकेव मिरर था और कनकेव मिरर के अंदर हमने 6 केस किए थे। अब आपके पास कन्वेक्स मिरर स्टार्ट है और इसके सिर्फ 2 केस है। तो पहले मैं हिंदी के अंदर बता दूं कि इनको क्या बोला जाता है। कनकेव को हिंदी के अंदर अपने अवतल दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण होगा। और कन्वेक्स को हिंदी के अंदर अपने उत्तल बोला जाता है। कन्वेक्स को हिंदी के अंदर अपने उत्तल दर्पण बोलेंगे, उत्तल। कनकेव, कन्वेक्स का मतलब उत्तल होगा और कनकेव का मतलब होगा अवतल। और बात मिरर की हो रही है तो मिरर की हो रही है तो दोनों के अंदर हम दर्पण वर्ड लगा देंगे। तो कनकेव मिरर जो था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब अवतल दर्पण के जितने भी केस बनते थे वो हम कर चुके हैं। और अब अपने कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। पहला केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर पड़ा हो और दूसरा केस जब आपका ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट पर पोजीशन पर हो। तो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 केस होंगे। पहला केस ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर हो, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका काफ़ी दूर है और वहाँ से जो लाइट के बीम है वो आपको पैरेलल आते हुए दिखाई दे रहे हैं और टकराने के बाद अब ये साइड तो इसकी पॉलिश है, ये साइड इसकी पॉलिश है और अगर पॉलिश है तो टकराने के बाद बीम को वापस लौटना पड़ेगा। तो वापस लौटेगा। अगर ये सरफेस आपकी बिल्कुल फ्लैट होती, बिल्कुल प्लेन होती, तब तो आप बोलते हैं कि लाइट बीम पैरेलल आए थे और टकराने के बाद पैरेलल ही लौटेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास स्फेरिकल मिरर है, इसका मतलब लाइट बीम पैरेलल अगर आ गए तो पैरेलल लौटेंगे नहीं, वो आपके डाइवर्ज हो जाएंगे और वो टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगे तो एक बीम इस साइड निकल जाएगा और दूसरी आपकी रे जो है वो इस साइड निकल जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ती जाएगी और ये आपस में आगे कहीं काटेगी नहीं। इसलिए मैं बोलूँगा कि कोई भी इसके अंदर रियल इमेज तो बनेगी नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम पीछे वाली साइड एक्सटेंड कर देंगे, बैक साइड हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इधर की और इसको एक्सटेंड कर दिया। और एक्सटेंड करके जब हमने मिलाया तो हमने ये देखा कि वो फोकस पर मीट कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इमेज जो होगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। उसके बाद इमेज की नेचर कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं कि ये जो लाइट की रे थी, ये जो इंसिडेंट रे थी, ये अगर सच में कहीं पर काटती आपस में टकराने के बाद तो तब तो हम बोलते हैं कि इसकी इमेज जो होगी रियल बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है तो ये आपके पास इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बन रही है, पीछे वाली साइड इमेज बन रही है। और इमेज का साइज आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा, एक डॉट साइज की इमेज बनेगी। इसलिए यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड लिखा गया है। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी हो जाना, उस चीज़ को बहुत छोटी हो जाएगी तो इमेज आपकी पॉइंट साइज की बनेगी। वर्चुअल बनेगी, फोकस पर बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी।
तो ये आपके पास पहला केस था कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर पड़ा हो। हमने कनकेव मिरर किया था तब भी ऐसा ही हुआ था कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर हो तब इमेज हमारी फोकस पर बनेगी, लेकिन जब अपने कन्वेक्स मिरर कर रहे हैं तब भी अपने यही बात बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर हो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी। बस दोनों में फ़र्क क्या है, वहाँ इमेज आपकी रियल बना करती थी लेकिन यहाँ इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है। साइज भी वहाँ पर पॉइंट साइज था, साइज यहाँ पर भी पॉइंट साइज है, सिर्फ फ़र्क ये होगा रियल और वर्चुअल का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ दो ही केस बनते हैं, पहला कि ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर हो, वो आपने देख लिया। उसके बाद अब ये सेकंड केस है कि अब चाहे ऑब्जेक्ट आपका जहां मर्जी पड़ा हो, ठीक है, क्योंकि पोल वाली बातें तो इस साइड हो, ये राइट साइड, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो राइट साइड की ओर पूरा बनेगा, और जब राइट साइड की ओर पूरा बनेगा तो पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह होगा, वो सारी बातें तो राइट साइड में रहेगी, वो सारी बातें तो रहेगी राइट साइड में। तो इमेज आपके लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में कहीं पर भी पड़ा हो ये मायने नहीं रखता, जहां कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हो और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी हमेशा आपके पास स्मॉल बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मतलब आभासी बनेगी। और हमेशा मेन बात जो है कि इमेज आपकी हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर लाइट की रे आपने बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल लेकर जानी है। टकराने के बाद उसको जब मोड़ना है तो वो आपकी फोकस से जाती हुई आपको थोड़ी सी महसूस होगी, प्रतीत होएगी कि फोकस से वो बाहर की ओर निकलकर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक तो आपके पास रे इस तरीके से बन गई। दूसरा पॉइंट, आपने इसके टॉप वाले पॉइंट को ऑब्जेक्ट के आपने सीधा सेंटर से मिलाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि अगर इस साइड अगर कोई ये आपकी रे जाएगी तो अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेगी यहाँ पर तो टकरा कर वो अपनी ही डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो यहाँ जब भी आपका लाइट बीम था, लाइट की जो रे थी वो टकराने के बाद वापस अपनी डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही थी। तो दोनों लाइनें आपकी जब कभी भी मीट करेगी हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही कट करेगी, हमेशा दोनों लाइनें, इसलिए आपकी इमेज जो होगी हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। बात वही है वर्चुअल क्यों बनी है, क्योंकि रियल के अंदर दोनों लाइनों ने आपस में कहीं पर नहीं काटा, तो रियल इमेज की बात ही नहीं आ रही। इमेज आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सीधी बन रही है, बिल्कुल इरेक्ट बन रही है, और इमेज का साइज जो है हमेशा आपके पास स्मॉल होगा। तो यहाँ जो थे कन्वेक्स मिरर के अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर आपके पास सिर्फ दो केस थे, सिर्फ दो केस थे, और दोनों के दोनों केस में आपकी इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल इमेज बनी थी। इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनी है। तो अब हम तीन टाइप के मिरर करके आ चुके हैं। सबसे पहले हमने प्लेन मिरर किया था, उसके बाद हमने कनकेव मिरर किया था, और तीसरा हमने जो मिरर किया है वो अपने पास कन्वेक्स मिरर है। तो तीनों टाइप के मिरर के अंदर आपने क्या देखा कि वर्चुअल इमेज तो जरूर बनेगी ही बनेगी, सिर्फ रियल इमेज देने का काम कौन करता है, कनकेव मिरर करता है। सिर्फ कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो आपको रियल इमेज देगा, बाकी दोनों मिरर हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज देंगे। ये क्वेश्चन भी सीडीएस पता नहीं एनडीए के पेपर में एक बार आया हुआ है कि इनमें से कौन सा मिरर हमेशा आपको वर्चुअल इमेज देता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। बस कनकेव मिरर का सिर्फ एक ही केस था जब वर्चुअल इमेज बनती थी, बाकी हर एक केस में इमेज आपकी जो थी वो रियल बना करती थी। तो सीधा सीधा इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आता है। तो ये सारी आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। उसके बाद अपने आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक रियल और वर्चुअल इमेज के अंदर फ़र्क क्या है। अगर आप रियल और वर्चुअल इमेज के अंदर डायग्रामेट्री के लिए आप देख सकते हैं कि अगर इंसिडेंस रे के साथ अगर दो टाइप की रे आपस में टकराती है, जिस जगह काटती है, अगर वो सच में काट रही है तब तो आपने बोला था रियल इमेज है। सच में काटने का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में किस तरीके से काटेगी। अपने एक कनकेव मिरर का एक डायग्राम ले लेते हैं, वहाँ से पता लगेगा। ये देखो, ये रहा। यहाँ आपने देखा कि इसमें नहीं, इसमें पता लगेगा कि यहाँ लाइट की जो रे थी, इंसिडेंट रे थी, टकराने के बाद वापस लौट रही थी, यहाँ से पास कर रही थी ए डैश पॉइंट से, और यहाँ आपकी इधर से लाइट का जो भी आपके रे आ रही थी वो भी टकराने के बाद इसी पॉइंट से क्रॉस करी थी। मतलब ये दोनों लाइनें जो थी, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे थी दोनों तरीके की, वो एक जगह से इस जगह से जरूर पास करेगी। तो आपको जो लाइट जो आपको यहाँ पर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपको उल्टी और बड़ी दिखाई दे रही है, पर मेन बात यह है कि रियल दिखाई देगी।
अब आप बोलोगे सर इस डॉट वाले पॉइंट को ही क्यों देख रहे हो, इस डॉट वाले पॉइंट, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा इतनी बड़ी लेंथ का है ना। हाँ भाई ये बात ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इतनी बड़ी लेंथ का था तो यहाँ से भी तो कोई ना कोई रे निकल रही होगी, यहाँ हर एक जगह से कोई ना कोई रे जा रही होगी, इस तरीके से आगे बढ़ रही होगी, और टकराने के बाद सारी की सारी रे जो है आपकी फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही होगी, और ऑब्जेक्ट इमेज आपको इतनी बड़ी हुई दिखाई देगी। मतलब ये हुआ कि इस पूरी हाइट के ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से रे यहाँ पर निकलेगी, हर एक पॉइंट से आपने रे को लेके जाना है, और सारी की सारी रे इस लाइन पर टकराती रहेगी, तो पूरी की पूरी हाइट का आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता होता है कि हम इस एक पॉइंट को ही दिमाग में रखते हैं, अपने सिर्फ इस पॉइंट की इमेज नहीं निकालनी, अपने को इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है, तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी बड़ी बनेगी, आपको पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। तो यहाँ दोनों रे जो थी आपके सच में टकरा रही थी, आपस में कट कर रही थी, इसलिए रे जो थी आपकी इमेज जो है वो रियल बन रही है। अब अपने कन्वेक्स मिरर की बात कर ली थी कि इसके अंदर इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल बनती थी। अब वैसे रियल और वर्चुअल इमेज के अंदर अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे या फिर बेसिकली नॉर्मली पूछा जाए कि क्या फ़र्क होता है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि ऐसी इमेज जो किसी पर्दे पर बनाई जा सकती है वो इमेज आपकी रियल होती है, और ऐसी इमेज जो किसी पर्दे पर नहीं बनाई जा सकती वो इमेज आपके पास वर्चुअल होती है। जैसे अपने थिएटर वगैरह में, सिनेमा घर में देखते हैं तो सारी की सारी इमेज जो चल रही होती है वो एक पर्दे के ऊपर चल रही होती है, तो हम बोलेंगे सारी की सारी वो इमेज कैसे है, रियल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल आपने देखा ही है, मिरर के सामने अपने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, उस केस में इमेज जो होगी अपनी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, रियल इमेज नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपके पास एक समरी है, यही दोनों केस जो हमने कन्वेक्स मिरर के किए हैं, इन दोनों केस की आपके पास समरी है कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर हो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी पड़ा हो इमेज आपकी हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी इमेज आपकी। उसके बाद इमेज के साइज की बात करी गई है कि जब इनफाइनाइट पे था हमने बोला था एक पॉइंट साइज बनेगा, इसने बोला है हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होगी, और डिमिनिश्ड का मतलब छोटी होगी पहले से, कि जितना आपका ऑब्जेक्ट था उससे इमेज आपकी छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, हमेशा बनेगी वर्चुअल और हमेशा बनेगी इरेक्ट। और जब आपके पास ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर हो इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज होगा, और पॉइंट साइज के अंदर इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड वर्ड कोई मायने नहीं रखते, तो ये आपके लिए काम की बात नहीं है। बस आपको मेन बात यही है कि इमेज हमेशा कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। बस मेन बात ये थी कि कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज जो है वर्चुअल बनेगी। आगे चलते हैं, उसके बाद कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या यूजेज हैं इसको एक बार सारे बंदे गौर से देख लें। और जब यूपीएससी के क्वेश्चन की बात आती है तो इन एप्लीकेशंस जो होते हैं ना अपने ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर, इसके ऊपर ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मिरर की क्या एप्लीकेशन है, लेंस की क्या एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। वो सारी की सारी बातें जो है ऐसी थ्योरेटिकल बातें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीडीएस के लिए मेनली। एनडीए के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी हल्का सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सीडीएस के लिए ये सारी ऐसी बातें आपके काम आती है। तो कनकेव मिरर के यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनकेव मिरर आपका शेविंग मिरर जो होता है उसके अंदर कनकेव मिरर काम में आता है। कारण उसका आगे लिखा हुआ है कि बिकॉज when we see our face in concave mirror then an enlarged and erect image is formed। हमेशा इमेज आपको कैसी एक बड़ी इमेज दिखाई देती है ताकि स्मूथ शेविंग हो सके। मतलब ये हुआ कि आप कनकेव मिरर इसलिए अपने काम में लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखे वहाँ पर, और इसलिए आपका जो है कनकेव मिरर काम में आता है। उसके बाद कनकेव मिरर का एक यूज यहाँ पर रिफ्लेक्टर इन द सर्च लाइट रिफ्लेक्टर, और मेन यहाँ पर हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल। ये पेपरों के अंदर पूछा जाता है कि मोटर व्हीकल की हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर काम में आता है, तो आपके पास मिरर का टाइप होगा कनकेव मिरर होगा। और अगर आपको याद हो कनकेव मिरर को हमने कल एक नाम और दिया था, कन्वर्जिंग मिरर भी नाम दिया था, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती थी, कन्वर्ज होती थी, कन्वर्जिंग मिरर। उसके बाद कनकेव मिरर की एक और एप्लीकेशन है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज हेड मिरर ऑफ डॉक्टर टू एग्जामिन द रेटिना ऑफ द आई, ईयर एंड थ्रोट। बिल्कुल ये जो आपके डॉक्टर होते हैं ईएनटी वगैरह के, तो वहाँ पर उनके जो हेड मिरर है वहाँ पर एक जो मिरर काम में लिया जाता है वो मिरर भी आपके पास कनकेव मिरर होता है। और लास्ट आपके पास कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन आ गई। ये काफ़ी पेपर के अंदर पूछा जाता है। कहता है कन्वेक्स मिरर is used in automobile such as scooter, truck,
बस एज रियर व्यू मिरर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल। तो आपने देखा होगा कि जब भी ड्राइवर के जो साइड में बिल्कुल पास में जो मिरर लगा होता है या फिर गाड़ी के बीच में जो ऊपर मिरर लगा होता है पीछे की ओर देखने के लिए, वो मिरर आपके पास कन्वेक्स मिरर होते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का लगाने का कारण क्या है कि इमेज आपको थोड़ी सी वहाँ पर क्या दिखे, ज़्यादा साइज आपको दिखे, एरिया ज़्यादा का ज़्यादा वाइड एरिया आपका कवर हो जाए, यही कन्वेक्स मिरर का काम होता है। और द रीजन फॉर इट इज कन्वेक्स मिरर हैज ए मच वाइडर फील्ड व्यू एंड द इमेज फॉर्म्ड एज स्मॉल एंड इरेक्ट। इमेज आपकी कैसी होगी, स्मॉल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ये बात होगी आपकी कन्वेक्स मिरर के अंदर। तो कन्वेक्स मिरर के हमने दो ही केस पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट आपका चाहे इनफाइनाइट पर हो चाहे फाइनाइट पर हो। आपने देखा इमेज का साइज आपका छोटा बनता था और इमेज आपकी हमेशा सीधी बनती थी। और कन्वेक्स मिरर के अंदर हमने को यही कुछ तो चाहिए था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे से पीछे से आ रहा है तो हमें चाहिए कि छोटे छोटे काफ़ी ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिखाई दे, आपको थोड़ा सा वाइड व्यू दिखाई दे। इसलिए मिरर जो लगाया जाता है कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, जो कि ज़्यादा एरिया कवर करता है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर की एक और एप्लीकेशन है कि यह है रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रीट लैम्प में रिफ्लेक्टर के लिए भी कन्वेक्स मिरर काम में लिया जाता है। कन्वेक्स मिरर आपके किसी भी स्ट्रीट लैम्प में रिफ्लेक्टर के लिए कन्वेक्स मिरर होता है। चलो ये बातें होगी, एप्लीकेशन होगी, इसको पढ़ लेना, जैसा मर्जी हो याद जरूर कर लेना, पेपर के अंदर सीधा सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और अब आगे मज़ेदार बात, वो है मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पर अपने मैथमेटिक्स का बहुत बढ़िया कंसेप्ट काम में आएगा। मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/cv। कोई साइन कन्वेंशन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ो एक बार, बस आप इस फॉर्मूले को याद रखो। अगर आपको इससे पहले वाली बातें रे डायग्राम वाली कोई भी मान लो नहीं याद रहती, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है तो सारी की सारी बातें आप ड्राइव कर सकते हो। क्योंकि मिरर फॉर्मूले से ऑब्जेक्ट आपका जहाँ मर्जी पड़ा हो, इमेज उसकी कहाँ बनेगी, ये बात आप इस सिर्फ मिरर फॉर्मूले से ही प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई मैथमेटिक्स का शौकीन है जो हर एक चीज़ को मैथ से रिलेट करना चाहता है, इससे पहले हमने जो थ्योरेटिकली बातें करी है उसको अगर कोई भूल कर सिर्फ मैथ से आंसर देना चाहता है तो वो इससे कर सकता है। अब कैसे करेगा इसके लिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। इसके लिए कैसे किया जाए, मैं आपको एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली है और इसके ऊपर अपने इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल से कि अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है। तो अभी हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा कि सर 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमने ये मिरर फॉर्मूला पढ़ा अभी, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आपने देखा कि अपना मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो ये बाहर वाली साइड पॉलिश की गई है, इसको हमने बोल दिया कनकेव मिरर बोल दिया, कनकेव मिरर बोल दिया। और जब अंदर वाली साइड पॉलिश करी होती है तब अपने उसको कन्वेक्स मिरर बोल दिया, तब हमने उसको कन्वेक्स मिरर बोल दिया। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हमेशा आपने जो रिफ्लेक्टेड साइड लेनी है वो राइट साइड लेनी है, ताकि लाइट का बीम आपका हमेशा लेफ़्ट की ओर से आए, हमेशा लाइट का बीम आपका लेफ़्ट की ओर से आए। इसलिए आपने लेफ़्ट साइड हमेशा बिना पॉलिश करी हुई ही रखनी है। तो यहाँ पर आपने ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी आएगा स्फीयर जो बनेगा वो इस साइड बनेगा और यहाँ जो स्फीयर बनेगा वो आपका राइट साइड की ओर बनेगा। ये बात आपको पता लग गई होगी कि कनकेव मिरर के अंदर आपका स्फीयर लेफ्ट साइड की ओर बनेगा और कन्वेक्स मिरर के अंदर आपका जो स्फीयर है वो राइट साइड की ओर बनेगा। अब मैथमेटिक्स की सिंपल अब बात आपको पता ही होगा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी आपका नेगेटिव होता है, कुछ इस तरीके से। तो ओरिजिन के राइट साइड सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ओरिजिन के लेफ्ट साइड सारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यही बातें आपने यहाँ पर सारी अप्लाई करनी है। कोई साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होता है। अगर आपको सिर्फ ये बात पता है तो आपके लिए बिल्कुल ओके है। चलो शुरू करते हैं फिर इसको। तो सबसे पहले कनकेव मिरर ने क्या बोला, कनकेव मिरर के अंदर मुझे देखते ही पता लग रहा है कि इसका जो सेंटर होगा स्फीयर का वो इस साइड होगा। सेंटर इस साइड है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो मैं बोलूँगा इसकी ये जो फोकल लेंथ वाला पार्ट जो आएगा ना, फोकल लेंथ होती क्या है, फोकल लेंथ होती है सर सेंटर से जो पोल की लेंथ है उसकी हाफ, यहाँ से उसका आधा कर दो, उसकी हाफ। तो अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपके पास फोकस हो गया और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फोकल लेंथ होगी, यहाँ तक की लेंथ आपके पास फोकल लेंथ होगी और पीछे आपका ये एक्सिस आगे जा रही है।
अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फोकस है वो आपका पोल से, या फिर जिसको आप ओरिजिन पर कंसीडर करते हो कि पोल आपका हमेशा अपने ओरिजिन पर ही लेके चलना है, तो फोकस आपका लेफ्ट साइड है, मतलब फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होगी। यहां से पता लगा कि कनकेव मिरर के लिए एफ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंककि फोकस आपका लेफ्ट साइड है। लेकिन जब आप कन्वेक्स मिरर की ओर देखते हैं तो आपको पता होगा सेंटर इस साइड है, तो फोकस भी इसी साइड होगा। और यहां पर आपने देखा कि फोकस जो आ रहा है वो राइट साइड आ रहा है, और राइट साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इसलिए फोकल लेंथ आपकी कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होगी, और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब कनकेव मिरर से हम कोई भी एक इमेज ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से कहीं पर रख के अपने देख लेते हैं कि उसकी इमेज कैसे बनती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने कहां पर रखा, 2f पर रख दिया। मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो कि मैंने 2f पर रख दिया, तो u की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2f होगी। ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया 2f, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर पड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है। तो आपने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर होता है, इमेज भी हमारी 2f पर ही बनी थी। वो बात अपने चेक करते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो मैंने देखा कि फोकस से ऑब्जेक्ट मेरा फिर लेफ्ट साइड है, तो u जो होता है वो ऑब्जेक्ट की फोकस से डिस्टेंस होती है, या सॉरी पोल से डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की। u जो होती है वो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस होती है। तो u की वैल्यू यहां पर आपके पास आ रही है 2f, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो। तो 1/f फोकल लेंथ तो अपनी f ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट ये जो अपना फोकस है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, इज इक्वल टू 1/u। तो 1/u की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2f। अब ऑब्जेक्ट भी आपने पोल के लेफ्ट साइड ही रखा है, तो आपको ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। v के बारे में फिलहाल आपको कुछ नहीं पता, तो v की जगह पर v पड़ा रहने दो। और जब इसको सोल्व करके मैं v की वैल्यू निकालता हूं तो 1/v इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 1/f प्लस का 1/2f। और जैसे ही यहां पर 2f एलसीएम आया, आपने देखा कि माइनस का 2 प्लस का 1 मतलब आ गया माइनस का 1/2f आ गया। तो 1/v की वैल्यू अगर -1/2f है, तो v की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का 2f। और इससे आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट आपका अगर 2f पर है तो इमेज भी कहां बनेगी। तो v की वैल्यू भी आपकी 2f आ रही है, मतलब इमेज भी आपकी कहां पर बनेगी, 2f पर ही बनेगी। और वो भी आपकी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब नेगेटिव आने का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर ही है, कि अब ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर आपका 2f लेंथ पे है, तो इमेज भी आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर ही क्या बनेगी, 2f लेंथ पर ही बनेगी। अब इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी उसकी बात अपने आगे मैग्निफिकेशन में हो जाएगी, और उसको ज़्यादा आपको डीपली करने की जरूरत भी नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ से आप लेंस मिरर फॉर्मूले से ये बात समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है कहां पर है और इमेज आपको बनानी है कहां पर बनेगी, तो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपने देखा कि माइनस का 2f पर था, तो इमेज भी आपकी कैसी बन गई, -2f पर बन गई। फिर आपने ये भी बात पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट अगर आपका इनफाइनाइट पर हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, अगर आपको याद हो, तो हमने इमेज कहां बनाई थी, फोकस पर बनाई थी। जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर था तब इमेज हमारी फोकस पर बनी थी, आपको ये बात पता होगा कनकेव के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पर u की जगह इनफाइनाइट पुट करो, u की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या 1/इनफाइनाइट 0 नहीं हो जाएगा। और जब 1/इनफाइनाइट 0 हो गया तो 1/f इज इक्वल टू 1/v आ गया, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। मतलब जितनी फोकल लेंथ है ना, उतनी दूरी आपकी इमेज बनेगी, मतलब इमेज आपकी फोकस पर ही बनेगी। समझ आ गई होगी बात कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर होता है तब इमेज आपकी कहाँ बनती है, फोकस पर ही बनती है, फोकस पर बनेगी आपकी इमेज। तो ये मैंने आपको पूरा जो करके बताया है, ये कनकेव मिरर के लिए किया है आपके पास, कनकेव मिरर। अगर आप कन्वेक्स मिरर के लिए करना चाहते हैं तो अपने एक एग्जांपल कन्वेक्स मिरर की ओर भी ले लेते हैं। कन्वेक्स मिरर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर के अंदर सर शेडेड पोर्शन जो होता था वो अंदर की ओर होता था। ये लो शेडेड पोर्शन अंदर की ओर है, ये आपके पास फोकस है, और इधर आपके पास कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पड़ा है। मान लो फोकस जो है वो आपका मान लो कि 10 सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर पे मान लो आपका फोकस है, और ऑब्जेक्ट आप देखना है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी ले लो, चाहे 10 से छोटा ले लो, चाहे 10 से बड़ा ले लो, कुछ भी ले लेना। मान लो मैं 20 सेंटीमीटर पर क्या रख रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ।
अब देखता हूं कि इमेज कहां बनेगी। तो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट मेरा कहीं पर भी हो, मेरी इमेज फोकस और पोल और फोकस के बीच में होती है। चेक कर लेते हैं अपने मिरर फॉर्मूले से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता था। हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं। तो अपने राइट साइड है फोकस, राइट साइड है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब 10 को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 1/f की जगह आ गया 1/10 आ गया, इक्वल टू 1/u। u आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पड़ा है, हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा, तो ये आ गया माइनस का 1/20 आ गया। और v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो यहां से 1/v की वैल्यू आपके पास आ गई 1/10 प्लस 1/20, और 20 आपके पास जब एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 1 मतलब 3/20 बन गया। तो v की वैल्यू आपके पास आ रही है 20/3 मतलब 6.67। और इस 6.67 सेंटीमीटर को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर से छोटी आ रही है। और अगर आपकी v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर से छोटी आ रही है और देखो पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है मतलब इमेज आपकी राइट साइड बन रही है, और राइट साइड यहां पर 0 था, यहां पर 10 सेंटीमीटर था आपका, तो इमेज आपकी लगभग 6.67 पर यहां बन रही है। समझ गए होंगे बात कि v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो इमेज आपकी राइट साइड बनेगी, और अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इमेज आपकी लेफ्ट साइड बनेगी। और इस केस में इमेज आपकी हमेशा कैसी बनेगी, राइट साइड बनेगी और छोटी बनेगी। फिर आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर हो, इमेज इसमें भी आपकी फोकस पर बनी थी, तो u की वैल्यू जब यहां पर भी इनफाइनाइट रखोगे ना तो f इज इक्वल टू v आपको यहां पर भी मिलेगा। मतलब u आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर पड़ा हो तो इमेज आपकी फोकस पर ही बनेगी। तो ये सारे के सारे जितने भी केस हम रे डायग्राम अपने करके आ चुके हैं वो सभी के सभी अपने इस मिरर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर कभी मान लो कंफ्यूज हो जाओ पेपर में। और वैसे कन्फ्यूजन वाली बात तो थी भी नहीं, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्टकट पहले बता ही चुका था कल की क्लास में कि ऑब्जेक्ट अगर आपका 2f पर है तो इमेज आपने याद रखनी है 2f पर होती है बस। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक पोजीशन आगे खिसकता है तो इमेज आपने अपनी एक पोजीशन पीछे की ओर खिसका देनी है। कल आपको इस तरीके से मैंने याद करने का तरीका बताया था। तो ये था अपने पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला, आपने ये देख लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसके बारे में अपने बात करते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है और मैग्नीफाइड बनेगी आपकी इमेज या फिर डिमिनिश्ड बनेगी, वो सारी बातें यहाँ से क्लियर होती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से लिखा जाता है, और स्मॉल m के बारे में क्या बात है कि रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, कि आपकी इमेज की हाइट कितनी है और किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में। कि अगर आप देखोगे इमेज की हाइट ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, तो मैं बोलूँगा कि m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, m की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी आएगी। और अगर इमेज की हाइट छोटी है, ऑब्जेक्ट आपका बड़ा था, तो छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइड करने पर m की वैल्यू आपकी 1 से छोटी आती है। तो यही लीनियर मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशो होता है, इसी को अपने क्या बोला जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है। या फिर एक आपके पास यहाँ पर और भी बात चलती है कि रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू रेशो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब v जो आपकी इमेज की डिस्टेंस थी पोल से और u आपकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी पोल से, उन दोनों का रिलेशन जो होता है उसको भी लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर i क्या है, o क्या है, v क्या है, u क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा किसी एक डायग्राम की ओर चलता हूँ पीछे, उससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा और पीछे की ओर चला जाए तो आई यू वगैरह की सभी बातें अपने करेंगे। चलो इसी के अंदर देख लेते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये थी आपकी इमेज की हाइट, ये आपकी थी इमेज की हाइट, और सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट थी। ये जो हाइट थी ये थी ऑब्जेक्ट की हाइट। ये जो हाइट है ये आपके पास इमेज की हाइट है, ये हाइट आपके पास इमेज की हाइट है। यू क्या थी, यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यू थी आपके पास, मतलब ऑब्जेक्ट की फोकस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और v क्या थी, v आपकी इमेज की यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो थी ये आपके पास v थी। तो ये o और ये है i, ये है u और ये है v। तो आप इस डायग्राम को क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर i यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है, o यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है, तो i अपॉन o की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रही है।
और वही रेशो हमने बोला था कि v और u का होता है। तो अगर आप v और u का रेशो देखोगे तो वहाँ पर भी आपको पता लग रहा है कि v और u का रेशो 1 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का था वही रेशो उनकी पोल से डिस्टेंस का था। इस बात को अपने किसी भी डायग्राम के अंदर अगर आप कनकेव मिरर का कोई डायग्राम लोगे तो वहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल से ये बात प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के साथ ये बात प्रूव हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल से इसको प्रूव करना चाहूँ तो आप यहाँ से एक लाइट की इस तरीके से रे बनाएंगे, और मैंने कल आपको बताया था कि इसको इस तरीके से लेके जाएंगे तो वो भी यहीं से पास करेगी। तो यहाँ ये इस पॉइंट को मैं पोल को P नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट पोल को P नाम दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPA'। ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हैं। आप बोलोगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो गए, उसके बारे में अपने थोड़ी बात कर लें कि ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, और हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों बराबर होते हैं। और किसी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा। और एंगल आपको क्या बोलता है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो रेशो उनके तो सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है कि सेम एंगल के सामने वाली साइड बराबर होती है। सेम एंगल के सामने वाली साइड जो है बराबर होती है। चलो इस एंगल के सामने वाली साइड आपके पास कितनी आई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आई, वो होगी माइनस का u। यहां पर इस एंगल के सामने वाली साइड आपके पास b' की p से डिस्टेंस आ गई जो कि होगी माइनस का v, इक्वल टू इस एंगल के सामने वाली साइड आपके पास आ गई a से लेकर b तक की हाइट, जिसको आपने हाइट ऑफ इमेज बोला था। ये पॉजिटिव y की ओर है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। और उसके बाद जब आप इसकी हाइट को देखोगे तो ये नेगेटिव y की ओर है, तो सॉरी उल्टा i ऊपर o आएगा, ऊपर आपके पास o आएगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था इसलिए ऊपर o आएगा। नीचे यहाँ पर ये आपके पास इमेज है लेकिन इमेज नीचे की ओर बन रही है इसलिए यहाँ पर आपके पास नेगेटिव का आएगा i, नेगेटिव का इमेज आ जाएगा, i आ जाएगा। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, दोनों साइडों को इनको पलटा दो आपस में। दोनों का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आप देखेंगे कि I और O का जो रेशियो आ रहा है वो V और U के रेशियो के साथ आगे माइनस आ रहा है। तो यहाँ आपको इस नेगेटिव के आने का कारण भी पता लग गया होगा कि माइनस क्यों आया, क्योंकि U भी नेगेटिव था, इमेज आपकी लेफ्ट साइड बन रही थी, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड था। और V भी नेगेटिव है क्योंकि इमेज भी आपकी लेफ्ट साइड थी, ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल इरेक्ट था, बिल्कुल सीधा था, इसलिए ऑब्जेक्ट आपने पॉजिटिव लिया, लेकिन इमेज आपकी उल्टी बन रही है तो क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो I और O के रेशो में और V और O के U के रेशो में, V और U के रेशो में माइनस का फर्क होता है। चलो तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन की सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। और अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हो गया अपना, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ठीक है। यहाँ पर थे अपने कि m = I/O होता है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, आगे नेगेटिव आ गया। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया अब हमारे पास रिफ्रैक्शन आ गया भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन के ये जो एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशंस आप कह देते हो कि रिफ्रैक्शन कि कहाँ पर कौन कौन से फिजिकल फिनोमिना में दिखाई देता है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक हल्के से डायग्राम से आपको इसकी डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की गई है कि आपके पास रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने की कोशिश करती है या फिर एंटर करती है तो आप देखेंगे कि वो हल्की सी बेंड हो जाती है और ये बिल्कुल सीधी जा रही है, फिर इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो दोबारा क्या होगी, दोबारा फिर बेंड हो जाएगी। इसी को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर आप रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें तो आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि सर जब भी लाइट का बीम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी फिनोमिना को अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब वो अलग बात है कि रेयर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयर में जा रहा है, एंगल बढ़ेगा या कम होएगा वो बात की बात है, लेकिन सिर्फ अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो यही डेफिनेशन है कि एक मीडियम से जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है
है तो अपने पास से क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है। यही फिनोमिना रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ आपके पास ये फर्स्ट मीडियम था, उसके बाद ये सेकंड मीडियम बन गया, ये दोबारा थर्ड मीडियम बन गया। तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई, यहाँ पर लाइट जो है थोड़ी सी मुड़ गई है, सेकंड से थर्ड में गई, लाइट फिर मुड़ गई है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हो चुका है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा 2 मीडियम की ज़रूरत होती है, 2 मीडियम की ज़रूरत होती है। तो रिफ्रैक्शन जो है वो 2 मीडियम की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन में क्या था कि सब कुछ एक ही मीडियम में हो रहा था, जिस मीडियम से लाइट आई टकरा कर उसी मीडियम में चली गई। तो रिफ्लेक्शन के अंदर आप बोलोगे कि वो सिंगल मीडियम की प्रॉपर्टी है, सिंगल मीडियम के ऊपर लगता है। और रिफ्रैक्शन के लिए आपको कम से कम 2 मीडियम की ज़रूरत है, 2 मीडियम की ज़रूरत है। चलो आगे चलते हैं अपनी। अब ये वही बात है, डेंसर से रेयर में, रेयर से डेंसर में जाने के रूल आपके सामने हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो मैं बोलूँगा कि वो उसका एंगल जो है कम हो जाता है। और ये बात अपने पहले भी कर चुके हैं कि एंगल हमेशा नॉर्मल से ही देखना होता है। इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल देखा जाता है, एंगल आई और एंगल आर जो देखे जाते हैं, हमेशा नॉर्मल से ही देखे जाते हैं। तो यहाँ आई आपके पास बड़ा था और आर आपके पास छोटा था। आई आपके पास बड़ा था, आर आपके पास क्या होगा, छोटा हो गया। तो यहां लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो एंगल आपका बड़े से कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लाइट जो है नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। डेंसर से अगर रेयर में जाएगी अगर लाइट, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, आपका एंगल बढ़ जाएगा। वहां एंगल आई छोटा है एंगल आर से, और यहां एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से। तो यहां पर अपने पढ़ लेते हैं एक बार इसको। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही बात है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो है वो छोटा होगा इंसिडेंट रे से। तो यहाँ वही बातें की गई है जो मैंने आपको सीधा सीधा बताई है कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट आपकी दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन में ना रहें तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक बंदा बहुत ही भीड़ वाली जगह पर था, कोई बंदा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर था, उसको बाद में खुली जगह में जाने का मौका मिल गया तो वो पूरा खुला अच्छे तरीके से घुमाई कर रहा है, उसको घूमने का मौका मिल गया, खुली जगह मिल गई तो वो वहाँ जाके फैल गया, इस साइड वो दूर चला गया। और यहाँ पर अगर आप रेयर से डेंसर में आ रहे हो तो उसको इकट्ठा होना पड़ रहा है, उसको धीरे चलना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा सीधी लाइन में जाने की कोशिश करेगा, नॉर्मल की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहा है। बस इतनी सी बात है। चलो आगे चलते हैं फिर। उसके बाद रिफ्रैक्शन के लॉ क्या कहते हैं। रिफ्रैक्शन के पास बाद रिफ्लेक्शन के लॉ हमने 2 पढ़े थे, 2 लॉ थे, है ना। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन के आपके पास 3 लॉ दिखाई दे रहे हैं। पहला कह रहा है whenever light goes from one medium to another medium velocity of light change। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि लाइट की जो वेलोसिटी है सबसे ज़्यादा, जो कि 3 × 10⁸ होती है, वो किस में होती है, वैक्यूम में होती है। 3 × 10⁸ यही आपकी एयर में होती है, और यही आपकी जो है वैक्यूम वगैरह के अंदर यही आपकी लाइट की जो कहते हैं अपने वेलोसिटी होगी। तो एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जैसी लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। मतलब पानी के अंदर भी लाइट की स्पीड थोड़ी कम होएगी, और अगर आप देखोगे किसी कांच वगैरह, ग्लास वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर भी लाइट की स्पीड एयर की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। दूसरा वही पॉइंट है जो हम रिफ्लेक्शन के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होती है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं हमेशा सेम प्लेन पे होते हैं। अब आगे बात स्नेल के रूल की। स्नेल का लॉ क्या बोलता है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकली पोर्शन आ गया, मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आगे कि sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस कांस्टेंट की वैल्यू μ21 के बराबर होती है, μ21 के बराबर होती है। μ21 का मतलब क्या है, μ21 का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
अब फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा, जिधर से लाइट आ रही है वो हमेशा आपका फर्स्ट मीडियम होगा, और लाइट जिस मीडियम में एंटर कर रही है वो हमेशा आपका सेकंड मीडियम होगा। तो μ21 क्या होगा, सेकंड मीडियम के का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। एक बार आप इस μ21 को μ21 पढ़ा रहने दो, इसके बारे में डिटेल से बात अपने अगली स्लाइड में करेंगे। तो यहां अपने एक बार थर्ड लॉ को पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। किसी आपको मीडियम के, यहां पर मीडियम आएगा, गिवन पेयर ऑफ मीडियम, किसी मीडियम के गिवन पेयर के लिए, किसी मीडियम के आपको पेयर दे रखा है, दो मीडियम दे रखे हैं, फर्स्ट मीडियम से लाइट आ रही है, सेकंड मीडियम के अंदर लाइट जा रही है, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो आपके पास कांस्टेंट होगा। ये आपके पास स्नेल का लॉ कहता है। चलो इसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में अपने देखा जाए। तो ये बातें आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। The refractive index of medium may be defined as the ratio of the speed of light in air to the speed of light in medium। कि लाइट की जो स्पीड एयर में है और जो लाइट की स्पीड मीडियम में है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब आपको पता है कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुका हूं कि स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर हमेशा ज़्यादा होती है और मीडियम के अंदर स्पीड हमेशा कम होती है। तो आप देखेंगे कि बड़े वैल्यू के अंदर छोटी वैल्यू का डिवाइड करोगे तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा आपका 1 से बड़ा आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा आपका 1 से बड़ा ही आएगा हर एक टाइप के मीडियम के लिए। तो एयर के लिए 1 आना ही है, क्योंकि ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगी, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही हो जाएगी, तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी ही। लेकिन एयर के अलावा अगर आप कोई भी मीडियम ले लो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपकी हमेशा ज़्यादा रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपकी कम रहेगी। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो डायमंड की सबसे ज़्यादा है 2.42, रॉक साल्ट की 1.5। ये वैल्यू याद नहीं रखनी, बस इसके अंदर अगर आप याद रखना चाहो तो सिर्फ इतना रख सकते हो। क्या याद रखोगे, वाटर और आइस का रिलेशन याद रख लेना कि वाटर के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और आइस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.31 होता है। अब इस फॉर्मूले से आपने एक नतीजा ये भी निकाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि सभी में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो आएगा ही, लेकिन मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड जो है बदलती रहेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलता रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगी। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगी। मतलब जिसका म्यू ज़्यादा है उसकी स्पीड, वहाँ पर स्पीड जो है कम होएगी, वहाँ पर इसकी लाइट की स्पीड कम होएगी। तो अगर वाटर और आइस में कंपेयर करना पड़े तो वाटर के अंदर जो है वो स्पीड कम होएगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख पा रहे हैं ज़्यादा है। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है ज़्यादा होगी। आइस के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और वाटर के अंदर जो है लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम होगी आइस की तुलना में। तो ये था आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपने देखा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है कि किसी, मान लो फर्स्ट मीडियम है, ये आपका पहला मीडियम है और ये आपका दूसरा मीडियम है। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट आपकी इस तरीके से एंटर कर रही है, इस तरीके से एंटर कर रही है। आपने ये देखा कि जब मैंने लाइट को फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर एंटर करवाया तो एंगल पहले ज़्यादा था, फिर एंगल थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब ये आपके पास रेयर मीडियम था और ये आपके पास डेंसर मीडियम हो गया, ये आपके पास डेंसर मीडियम हो गया। ऊपर वाला रेयर है, ये आपके पास डेंस है, वो मीडियम 1 है, वो मीडियम 2 है। अब μ1 इज इक्वल टू, μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 जो है वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब फर्स्ट मीडियम के लिए क्या होगा कि लाइट की स्पीड यहाँ पर जितनी भी होगी वो v1 मान ली, लाइट की स्पीड उस मीडियम में v1 होगी, और जो एयर के अंदर स्पीड है वो तो c ही रहनी है।
इसका म्यू2 कैसे आएगा, इस मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर V2 आपका V2 आ गया और लाइट की स्पीड तो C ही रहेगी। V2 आपकी डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है। और अभी जो थोड़ी देर पहले μ21 जो हमने लिखा था स्नेल के लॉ के अंदर, तो μ21 का मतलब क्या होता था कि सेकंड मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जिसके रिस्पेक्ट में आपने देखना होता है, बाद में लिखा जाता है और वो डिवाइड में आता है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इस तरीके से रेशो में आएगा। अब साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μ21 इज इक्वल टू μ21 हो गया। अब डेंसर से रेयर में आएगी तो एंगल बढ़ेगा, रेयर टू डेंसर में जाएगी एंगल कम होगा। इस बात को आप इस फॉर्मूले से अच्छे तरीके से देख पाएंगे। मैं इस चीज को चेक यहां पर अपने चेक करते हैं कि ये एंगल आई था, यहां पर एंगल आई है, यहां एंगल आर है। तो आपने देखा कि रेयर से डेंसर में आते टाइम एंगल कम हो रहा है। इस बात को अपने प्रूफ करते हैं कि ये एंगल सच में कम होगा, ये बात अपने चेक करते हैं। चलो μ21 आपके पास होता है μ2 अपॉन में μ1, अभी आपको यहां पर बताया है। और पिछली स्लाइड के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी। तो μ2 अपॉन μ1 आ गया तो इक्वल टू हो गया v1 अपॉन v2। अब मेरे को पता है कि रेयर मीडियम के अंदर स्पीड जो है v1 ज्यादा होगी, और v1 ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो लाइट की कम होएगी। तो डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होएगी, रेयर के अंदर ज्यादा होएगी, और डेंसर में कम होएगी। तो मैं बोलूंगा कि v2 की वैल्यू कम है और v1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और बड़े नंबर के अंदर छोटे नंबर का डिवाइड करूंगा तो μ21 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आ गई। μ21 की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, और μ21 की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, मतलब साइन आई बड़ा था, साइन आर छोटा था। और अगर आपको पता है कि साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, तो आई भी तो बड़ा होगा आर से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेयर से डेंसर में एंगल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। स्नेल के लॉ से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। सारी बातें आपको यहां समझ आ गई होगी कि μ21 का मतलब है μ2 बाय μ1, और μ2 बाय μ1 आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जो म्यू वो v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसलिए म्यू में अगर 2 और 1 आया है तो v में 1 और 2 आएगा। और रेयर मीडियम के अंदर v की वैल्यू वेलोसिटी जो होती है लाइट की ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम के अंदर वेलोसिटी कम होती है। तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड किया तो वैल्यू 1 से बड़ी आई, और म्यू की वैल्यू जब 1 से बड़ी आ गई तो हम बोलेंगे साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, तो आई बड़ा हो गया आर से। तो रेयर से जब डेंसर में लाइट जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि एंगल जो है वो छोटा हो जाता है। ये था आपके पास स्नेल का लॉ और ये था आपका रिफ्रैक्शन का लॉ। सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिस मीडियम की वेलोसिटी ज़्यादा है, वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होगा। इस बात के ऊपर एनडी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया था। तो अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई हो तो आप एक बार उस क्वेश्चन को देख लेना, आपको सारा उसका आंसर मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये आपके पास CDS और NDA दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, जो मैंने आपको बोला था कि डेली लाइफ के कुछ फिनोमिना जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर स्विमिंग पूल की बात की गई है कि स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा होता है, फिर भी हमें उसका जो तल है, उसका जो बेस है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण आपके सामने है कि बिल्कुल बेस है, मान लो उसके बिल्कुल बॉटम के अंदर कोई एक ईंट पड़ी थी, ब्रिक पड़ी थी, वहां से लाइट आपकी आई कुछ इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी। तो लाइट जो थी डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में गई तो वो नॉर्मल से दूर हट गई, एंगल बढ़ गया, और बढ़ के आपकी आंखों में कुछ इस तरीके से जा रही है, और आपको तो ये लगता है कि लाइट आपकी बिल्कुल सीधी वहां से आ रही है। तो आपको ये महसूस होता है कि बॉटम में जो ईंट पड़ी है वो यहाँ पर पड़ी है, और बॉटम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक्चुअल के अंदर जितना उसका डेप्थ होती है, आपको स्विमिंग पूल की डेप्थ जो है उससे थोड़ी कम महसूस होती है। तो ये आपके पास क्या था, फर्स्ट फिनोमिना था। दूसरा उसने बोला गया है कि किसी भी पेंसिल वगैरह को जब भी पानी वगैरह के अंदर इस तरीके से डिप करेंगे पानी के अंदर, तो वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। कारण उसका भी वही है जो मैंने आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बातें कर रहे हैं। ए स्ट्रेट स्टिक विच इमर्ज्ड पार्शियली इन द वाटर always look to be bent at the surface of water because light coming from the stick bends when it comes out the surface due to refraction of light। तो
बॉटम का पानी के ऊपर दिखाई देना और पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, ये आपके पास रिफ्रैक्शन के ही प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। और भी एग्जांपल आगे चलते हैं। अपने कॉइन की बात कर ली कि जब कॉइन जो है वो बिल्कुल पानी के बॉटम में होता है, तल पर होता है, तो वो भी आपको सिक्का जो है उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी रिफ्रैक्शन का ही कारण है। उसके बाद कहीं पर यहाँ किसी भी पेपर के ऊपर आपने कुछ भी लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर जब इंक जो भी वाटर वगैरह, वाटर के ड्रॉपलेट गिर जाते हैं, तो वो जो लिखे हुए अक्षर होते हैं, लिखे हुए आपके पास जो लेटर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको उठे हुए दिखाई देते हैं, थोड़े से बाहर, आपको उस कागज के प्लेन से बाहर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो उसका कारण भी आपके पास रिफ्रैक्शन ही है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये पेपर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन के कारण होगा। अब बंदा इसके ऊपर थोड़ा जरूर सोच लेता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब रिफ्रैक्शन कैसे है, वहाँ कौन से मीडियम की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब अपने एयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग आपके पास लेयर होती है, और वो जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर जो होती है वो आपकी इस मीडियम का काम करती है कि आप पहली लेयर को फर्स्ट मीडियम बोल दो, दूसरी लेयर को सेकंड मीडियम बोल दो, थर्ड रे को थर्ड मीडियम बोल दो। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती रहती है। तो जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम एंटर करती है, थोड़ा थोड़ा उसका पास जो है बेंट होता रहता है। तो कई बार लाइट आपकी आंखों में चली जाती है, कई बार लाइट आपकी आंखों से साइड में निकल जाती है। तो जब आपको लाइट आपकी आंख में चली जाती है, तब आप कह सकते हैं कि आपको स्टार दिखाई दे रहा है। और वही लाइट अगर आपकी आंखों से साइड में कहीं से निकल जाए, आप बोलोगे आपको स्टार नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए स्टार जो है आपको चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसको अपने बोल देते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं, तारों का चमचकाना, या फिर अपने क्या बोलते हैं, टिमटिमाना बोल देते हैं ना, टिमटिमाते हैं तार, ये स्टार्स, बिल्कुल। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये भी आपके पास रिफ्रैक्शन का ही प्रॉपर्टी है। तो ये पांचों केस आपको समझ आ गए होंगे कि स्विमिंग पूल का आपको बॉटम जो है ऊपर दिखाई देना, पेंसिल का मुड़े हुए दिखाई देना, कॉइन का आपको उठा हुआ दिखाई देना, उसके बाद लेटर्स का आपको उठे हुए दिखाई देना, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारे आपके पास रिफ्रैक्शन के केस थे। और अब अपने पास आ गया लेंस। लेंस, आपको लेंस के बारे में जानते हैं कि लेंस क्या कुछ है। इसी को अपने चलो फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं कि लेंस है क्या। ए लेंस इज ए स्पेशली shaped piece of glass, plastic and other transparent material that is used to give an image। मतलब जो आपने ग्लास लिया था वही ग्लास आपके पास लेंस होता है। अगर उसकी एक साइड आप पॉलिश कर देते हो तो वो मिरर बन जाता था, लेकिन यहाँ पॉलिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके दोनों सरफेस जैसी मर्जी हो। लेंस के कुछ टाइप आप देख पा रहे हैं कि 5 टाइप के आपके पास लेंस होते हैं। कि सबसे पहला प्लेनो कन्वेक्स, एक साइड आपकी कन्वेक्स होती है, एक साइड आपकी प्लेन होगी। फिर आपके पास प्लेनो कनकेव, एक साइड आपकी कनकेव होगी और एक साइड आपके पास कैसी होगी, प्लेन होगी। उसके बाद बाई कन्वेक्स बोल दो या फिर ओनली कन्वेक्स वर्ड आ जाए तब भी आपको यही लेंस काम में लेना है। और अगर बाई कनकेव बोल दो चाहे ओनली कनकेव वर्ड आ जाए तब आपके पास ये लेंस रहेगा। और लास्ट है मेनिस्कस लेंस, जिसकी एक साइड आपके पास क्या होती है, कनकेव होती है, और एक साइड आपके पास क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, उसका नाम बोलेंगे मेनिस्कस। तो इनके अलग अलग हिंदी के अंदर भी उत्तलावतल, अवतलोत्तल, कुछ इस तरीके से नाम चलते रहते हैं, वो आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर इनको क्या बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ आपके पास 5 टाइप के लेंस होंगे, और पांचों टाइप के जो लेंस है उसके अंदर आपके मेनली हमने ये 2 टाइप के लेंस पढ़ने हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। इन दोनों के बारे में अपने अब स्टडी करेंगे आगे। अब कनकेव लेंस कैसे बनता है, उसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोला जाता है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि लाइट के बीम जब भी इस तरीके से यहाँ आएंगे तो कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस तो है नहीं कि टकराकर वापस चले जाएं, ये तो आर पर ही जाएंगे, रिफ्रैक्शन ही होगा यहाँ पर। तो रिफ्रैक्शन होएगा तो ये आर पर जाएंगे, तो ये कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे, ये जो लाइट बीम है ये कन्वर्ज होंगे, इसलिए अपने इसको कन्वर्जेंट लेंस बोला जाता है। और कनकेव लेंस के अंदर क्या होगा, इसको डाइवर्जेंट लेंस क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ लाइट बीम जो है टकराने के बाद इस तरीके से दूर दूर हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, तो इसको अपने डाइवर्जेंट लेंस बोला जाता है। वहाँ पर अपने इससे पहले कनकेव मिरर करके आए थे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कनकेव मिरर करके आए थे। कनकेव मिरर क्या करता था, कन्वर्ज करता था, और कन्वेक्स मिरर जो था वो वहाँ पर डाइवर्ज किया करता था, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कन्वर्ज करने का काम कौन कर रहा है, कन्वेक्स लेंस कर रहा है। मतलब ये हो गया कि कनकेव मिरर इज इक्वल टू कन्वेक्स लेंस। कनकेव मिरर के सारे फिनोमेना बराबर होंगे कन्वेक्स लेंस के।
ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे जो रे डायग्राम आएंगे वो भी यही बात बोलेंगे कि जो जो रे डायग्राम आप कनकेव मिरर के लिए पढ़ के आए हैं ना, वो सारे के सारे रे डायग्राम यहाँ पर अब कन्वेक्स लेंस के लिए काम में आएंगे। और जो रे डायग्राम आप कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ के आए थे, कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ के आए थे, वो यहाँ आपके पास कनकेव लेंस के अंदर आएंगे। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे रहेंगे। जो जो वहाँ कनकेव हुआ करता था मिरर के अंदर, वो यहाँ कन्वेक्स हो जाएगा, और जो जो वहाँ कन्वेक्स हुआ करता था वो यहाँ पर आपके कनकेव हो जाएगा। तो वहाँ पर हमने कनकेव लेंस को, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला था, लेकिन यहाँ कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे। वहाँ कनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग मिरर बोला था, यहाँ अपने उसको डाइवर्जेंट लेंस बोलेंगे। A convex lens is thick in the middle and thin at the edge। कन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? जो बीच में से थोड़े से मोटे होते हैं और साइड में से पतले होते हैं। आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बीच में से मोटे, किनारों पर पतले, वो होते हैं कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस कौन से होते हैं? जो बीच में से बिल्कुल पतले होते हैं, साइड में से क्या होते हैं? मोटे होते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी का भी जो आई साइड का जो चश्मा होता है, अगर आप इसको देखोगे तो ये किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो यहाँ पर ये जो लेंस काम में लिया गया है, ये कनकेव लेंस ही होता है। जो बीच में से पतले होते हैं और साइड में से चौड़े होते हैं, कनकेव लेंस। और जो बीच में से चौड़े होते हैं लेंस और साइड में से पतले होते हैं, वो आपके पास होते हैं कन्वेक्स लेंस। चलो इसको थोड़ा अपने आगे डिटेल से देखेंगे। ये आ गई इमेज फॉर्मेशन। ये सारी की सारी वही इमेज फॉर्मेशन है कन्वेक्स लेंस की, जो हम कनकेव मिरर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जो हम कनकेव मिरर के अंदर पढ़ के आए हैं, सारी वही है। ऑब्जेक्ट जब आपका इनफाइनाइट पर था, इमेज आपकी कहाँ बनती थी? फोकस पर बनती थी। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे था, इमेज आपकी फोकस और F और 2F के बीच में बनी थी। और अगर आपका, अब ये F1 और F2 क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस तरीके से अगर आप इस तरीके से अपना कन्वेक्स लेंस ले रहे हो, तो ऑब्जेक्ट आपका इस साइड होगा और इमेज आपकी इस साइड बनेगी। कुछ इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी। तो ये जो आपके पास ये जो स्फीरिकल है, स्फीयर बन रहा है इधर की ओर, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस साइड होगा, और यहां पर उसके मिड में F1 आएगा। और जो इस साइड दूसरा, अगर मैं कलर लेकर यहां पर आपको बताऊं कि ये जो इस साइड आपके पास ये जो बना है, ये जो आपके पास स्फीयर है, इसका सेंटर जो होगा वो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड स्फीयर का हो गया। इधर वाला आपके पास फर्स्ट स्फीयर है, तो इसका जो फोकस इस साइड F1 आएगा और इसका फोकस जो है F2 आएगा। तो यहाँ पर F2 का मतलब आप समझ गए होंगे कि सारी की सारी इमेज जो है वो राइट साइड बन रही है। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर था? ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड था। तो जब भी ऑब्जेक्ट आपने रखा तो ऑब्जेक्ट हमेशा आप F1 की साइड रख रहे हो, F1 वाली साइड में रख रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड में रख रहे हो और इमेज आपकी सारी की सारी राइट साइड में बनेगी। और बननी भी चाहिए। यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन की बात तो हो नहीं रही कि आपके पास जो रे है वो टकरा कर वापिस चली जाएगी, वो आपकी आर पार ही तो जाएगी, और आर पार जाएगी तो इमेज आपकी आगे ही बनेगी। तो सारी की सारी इमेज आपकी F2 वाली साइड में बनेगी। लेकिन बनेगी पोजीशन क्या है? पोजीशन वही है सारी की सारी जो अपने कनकेव मिरर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जब आपका इनफाइनाइट पर हो तो फोकस पर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका 2F से आगे हो तो इमेज आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और ऑब्जेक्ट आपका अगर 2F पर हो तो इमेज आपकी 2F पर बनेगी। सारे के सारे केस वही हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, सारे केस वही हैं। इमेज के साइज की बात करें, इमेज का साइज भी वही है जो साइज हम पहले कनकेव मिरर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इमेज का साइज भी आपके पास वही है। और इमेज की जब नेचर की बात करेंगे तो नेचर भी वही है जो हम ऑलरेडी पहले कनकेव मिरर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, बस कोई फर्क नहीं है। फर्क है कहाँ? तो फर्क आप इस जगह देखोगे कि वहां पर ऑब्जेक्ट भी आपका लेफ्ट साइड में था और इमेज भी आपकी लेफ्ट साइड में बनती थी। यहाँ ऑब्जेक्ट तो जरूर लेफ्ट साइड में है लेकिन इमेज राइट साइड बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, बड़ी छोटी बनेगी, सारी बातें बिल्कुल सेम है। किसके सेम है? कनकेव मिरर के बराबर है, कनकेव मिरर के सेम। ये सारे के सारे डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर था इमेज आपकी फोकस पर बन रही है। जब ऑब्जेक्ट आपका 2F से आगे है इमेज आपकी F और 2F के देखो बीच में बन रही है। जब ऑब्जेक्ट आपका 2F पर है इमेज भी आपकी 2F पर बन रही है। 2F और F के बीच में है तो इमेज आपकी 2F से आगे बन रही है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पर है इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। ऑब्जेक्ट आपका जब यहाँ पर है तो इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है जैसा पहले बना था। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी
पॉइंट इमेज एट फोकस। तो आप देख सकते हैं यू कहाँ क्या है और वी क्या है, ये आपको देखकर पता लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद इन एप्लीकेशन को एक बार जरूर देख लेना भाई। ये एप्लीकेशन जो है ये आपको काफ़ी इंटरेस्ट बनाएगी, यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी इंटरेस्ट बनाएगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो बर्निंग ए होल विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आपने देखा होगा कि कई बंदे जो सनलाइट से जो होते हैं वो ग्लास को, जो कागज़ को जलाने की कोशिश करते हैं। तो एक लेंस होता है जो बीच में से मोटा होता है, साइड में पतला होता है। वो लेंस कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि रे ऑफ लाइट जो होती है वो पैरेलल आती है, टकराने के बाद एक ही जगह पर इकट्ठी होती है, उसमें से पास करके, लेंस में से पास करके एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है। तो ये आपके पास हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस का बढ़िया सा एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर हीट जनरेट होने के कारण कागज़ जो है वो जलने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके भी एग्जाम्पल देख लेना। लेंस ऑफ ए कैमरा, ह्यूमन आई बेल जो है वहाँ पर जो लेंस होता है वो भी इसी तरह से इमेज बनाता है, फोकस और 2f के बीच में बनाता है। उसके बाद यहाँ पर टेलीस्कोप की बात की गई है, इसको भी देख लेना एक बार। फिर मोशन पिक्चर की बात करी गई है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस काम में आता है उसकी पोजीशन भी कुछ इसी तरीके से रखी जाती है। तो एक बार इन सारी एप्लीकेशन को देखेंगे तो आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पेपर में नहीं पूछी जाती, कभी नहीं पूछी जाएगी कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो तो किस तरीके की एप्लीकेशन बनेगी, या फिर पूछा जाए कि ऐसे करके ये अगर ये केस दे दिया और बोला जाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इमेज कहाँ पर बनेगी। ये बात आपके काम की नहीं है। बस आप इस बात का ख्याल रखना कि ये जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी गई है सभी के अंदर कौन सा लेंस काम में आता है, कन्वेक्स लेंस काम में आता है। बस मेन बात ये है। ये सभी एप्लीकेशन को एक बार पढ़ लेना, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर हो, इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी, ये बात याद नहीं करनी। बस ये एप्लीकेशन कौन से लेंस की है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन कन्वेक्स लेंस की है। बस इसलिए आप इनको नंबर वाइज एक बार नोट्स के अंदर नोट कर लेना। तो ये थी आपके पास कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद आगे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के पास फिर यहाँ पर वही दो केस हैं। कनकेव लेंस के अंदर यही आपके पास सेम वही दो केस हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास इनफाइनिटी पर हो और जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और फोकस के बीच में हो। इनफाइनाइट और फोकस के बीच में हो, नहीं, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में हो। इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो, फोकस की बात तो अपने करेंगे ही नहीं, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो दोनों के डायग्राम आप देख पा रहे हैं। इनफाइनाइट से इमेज आ रही है, ऑब्जेक्ट रे आ रही है, तो इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है, फोकस पर बन रही है। और जब आपकी किसी फाइनाइट पोजीशन पर आ रही है तो इमेज आपकी कहीं पर बीच में बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ, ये जो लेंस का जो सेंटर था जिसको अपने पोल भी बोलते हैं, उसके बीच में बनेगी। तो ये दोनों केस भी वही है जो अपने कन्वेक्स मिरर के अंदर पढ़ के आए हैं, वही दोनों केस आपके पास कनकेव लेंस में आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास को अपने यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना भाई, ठीक है। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सभी को। जय हिंद।